ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਡਾਵਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੋ ਹਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ आंकड़े हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि यह गलत हो रहा है? देखिए, जो आंकड़े की जो बात है वो अभी नज़र नहीं आएगी, इसमें टाइम लगता है। अभी तो रिक्रूटमेंट शुरू हुई है, 4 साल के बाद ही पता लगेगा, ठीक है ना। अभी तो 1 साल हुआ है मुश्किल से। तो क्या इसका असर होगा, दुष्असर होगा, वो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन इससे देश की सुरक्षा के ऊपर एक और दूसरा इंडिविजुअल फैमिलीज़ के ऊपर इसका बहुत बुरा असर ऑलरेडी पड़ चुका है। एक जवान जो है 15 साल नौकरी करता है, जब नौकरी वो कर लेता है, आज के आप आर्थिक उससे आप ले लीजिए तो उसको 15 साल के बाद कम से कम उसकी तनख्वाह 70 या 80 हज़ार रुपये होगी 15 साल के बाद, 15 साल में जब वो रिटायर करता है। आज जब एक अग्निवीर 4 साल के बाद छोड़ देता है, उसकी तनख्वाह मुश्किल से 30,000 रुपया है। कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई मेडिकल नहीं है, कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, और उसका जो एक मान सम्मान अपने गांव में होता है वो भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा तो मान सम्मान होता है ना, पैसे से ज़्यादा वो मान सम्मान भी नहीं रहेगा। जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही वो ज्वाइन कर रहे हैं अग्निवीर, और आप बोल रहे हो कि इसके रिजल्ट अभी आएंगे इफेक्ट, तो आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी है कि ये स्कीम को लेकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है कांग्रेस लगातार इसको अपोज करती आ रही है? देखिए, देश में बेरोज़गार इतना ज़्यादा है कि किसी प्रकार की कहीं भी नौकरी हो तो लोग तो आते ही हैं ना आगे कि मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए। मैंने एक उदाहरण दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर पहले अग्निवीर आने से पहले 30 लाख युवा आ रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, आज केवल 10 लाख आ रहा है, तो वो 20 लाख कहाँ जाएगा? और वो रुझान तो विदेशों का भी है, नौजवान विदेशों में भी भाग रहा है। देखो, विदेशों की तुलना आप भारत से नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिनमें जो 20 लाख जो हट गया है पीछे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे मेडिकल नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों जाऊं फौज में, मैं कहीं और जाऊं, तो वो तो कहीं और जाएगा ही जाएगा। लेकिन बेरोज़गारी इतनी देश में है, वो वहाँ भी उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो उसका तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। ना फौज में नौकरी मिली, ना बाहर नौकरी मिली, क्योंकि बाहर नौकरियाँ ही नहीं है इतनी। और इस सरकार की जो नीति रही है आप जानते ही हैं, 10 साल से जो है रोज़गार तो यहाँ कम होते जा रहे हैं, रोज़गार तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? सड़क पे आ जाएगा। तो ये अग्निवीर स्कीम जो है देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी और युवकों के लिए ये बहुत ही घातक है, इसको वापस ले लेना चाहिए। सर, जैसे आप कह रहे हो कि युवा बेरोज़गार हैं, अगर मैं कांग्रेस की पिछली गवर्नमेंट की बात करूं, पंजाब में बैठे हैं हम चंडीगढ़ में, तो स्कीम लॉन्च की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी रहे, घर घर रोज़गार और कारोबार, उसमें प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी दी, तो सरकार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाई। हालांकि पोस्टर लगे, बैनर लगे, और उसका रिज़ल्ट सामने आया। आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप नेशनल लेवल पर बात कर रहे हो रोज़गार की, और स्टेट में जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे जो वहाँ की फंक्शनिंग है उस समय की गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई कांग्रेस को? देखिए, स्टेट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, ठीक है। तो अग्निवीर के युवाओं के रोज़गार को लेकर युवकों के रोज़गार की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो स्टेट गवर्नमेंट की भी आप बात मेरे से पूछ रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप तुलना करें आज जो सरकार है आम आदमी की और इसकी तुलना करें अब कांग्रेस सरकार से, तो आपको फ़र्क अपने आप ही पता लग जाएगा। आप बताइए बल्कि मुझे कि कितने बेरोज़गारों को रोज़गार उस वक़्त मिला जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब किसको मिला? मेरा जो आंकड़े हैं मेरे पास, जो मुझे बताया गया है कि कांग्रेस सरकार का काम जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था वर्तमान सरकार से।
चलो, अगर बेहतरीन था तो वो पंजाब के लोगों ने जैसे समझा वो रिज़ल्ट आया। अगर अग्निवीर की बात करें, 4 साल की ये टन्योर है, तो आपको लगता है कि उसका बेनिफिट भी कुछ ना कुछ मोदी गवर्नमेंट दे रही है? जो नौजवान कुछ नहीं कर पा रहे, उनका कहना ये था कि उन नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। जैसे इजराइल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था आपको, बहुत सी विदेशी कंट्रियों में ऐसी पढ़ते पढ़ते युवाओं को मिलिट्री या कुछ कई कंट्रीज़ में तो मैंडेटरी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी युवाओं को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से युवा अप्लाई भी कर रहे हैं इसमें? मुझे बताइए, मोदी सरकार ने क्या नया काम करा है? रिक्रूटमेंट तो पहले से ही चली आ रही है ना, 1947 से पहले से भी चली आ रही है। जब ब्रिटिश रिक्रूटमेंट तो चलती आ रही है और 2022 तक भी चलती आ रही थी ना। तो 2022 में अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस करके और पुरानी स्कीम को वापस लेके तो मोदी सरकार ने क्या अच्छा काम कर दिया, बल्कि बुराई काम कर दिया है ना। उससे देश का नुकसान हुआ है, युवकों का नुकसान हुआ है। तो कौन सा ऐसा काम करा है? आप अग्निवीर क्यों कहते हैं? आप कहिए रेगुलर आर्मी जो है उसकी रिक्रूटमेंट अगर चलती होती तो वो ज़्यादा अच्छा था कि अग्निवीर स्कीम ज़्यादा अच्छी है। मैं बता ही चुका हूँ कि अग्निवीर स्कीम जो है, पुरानी जो हमारी अच्छी भली रिक्रूटमेंट चल रही थी, जिसमें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छी पेंशन मिलती थी, सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो वो तो मिल ही रही थी। आपने एक अच्छी स्कीम को वापस करके एक ऐसी स्कीम ले आए जो ना देश के हित में है, ना युवकों के हित में है, ना उनके परिवारों के हित में है। आपको लगता है कि ये बजट को कम करने के लिए, डिफेंस के बजट को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई? क्योंकि एक तरफ अगर बात करें तो बहुत सा डिफेंस का ऐसा सामान है, चाहे इक्विपमेंट हो, वो अब भारत में भी बनने लग गया है। देखिए, जो ये इन्होंने करा है अग्निवीर स्कीम जो लाए हैं, इसका ज़रूर एक लक्ष्य था कि किसी तरह से डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पेंशन्स के ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो उद्देश्य तो इनका था, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपके पास दूसरे तरीके हैं। अगर देश के अंदर जो फजूल खर्ची होती है, आप बताइए, राम मंदिर बनाने से, सरदार पटेल स्टैच्यू बनाने से, सेंट्रल विस्ता बनाने से और बड़े बड़े दूसरे जो इन्होंने चीज़ें करी हैं, एक नया पार्लियामेंट। अरे देश के पास जहाँ पे इतनी बेरोज़गारी है, जहाँ इतने करोड़ों करोड़ों लोग आज भी गरीब हैं, और इससे बड़ी बात मैं आपको पूछता हूँ, विज्ञापनों के ऊपर मोदी सरकार ने कितना पैसा खर्च करा है। हम ये सवाल पूछेंगे और आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि जितने विज्ञापनों के ऊपर मोदी सरकार ने पैसा फजूल खर्ची करी है, और जो मैंने उदाहरण अभी आपको दिए, ये बनाने से, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों बनाने से, कोई मंदिर मस्जिद बनाने से कि लोगों का पेट तो नहीं भर जाता ना। यही पैसा जो है अगर आप सड़कों पे खर्च करें, आप बिजली के ऊपर खर्च करें, आप रोज़गार देने के लिए रोज़गार आप करेंगे। आप क्यों नहीं, आप गांव के अंदर कहिए मेटल, हर गांव के अंदर मेटल रोड क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? आज 75 साल से ज़्यादा, आज तो आज़ादी के 75 साल नहीं, हमारे रिपब्लिक के 75 साल हो गए हैं। आज भी जो हमारी सड़कों की हालत है गांव के अंदर कितनी ख़राब है कि नहीं? तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं आप इम्प्रूवमेंट करते? और तो ये पैसा जो बर्बाद करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, आप उसको तो बंद कर दीजिए। आप मुझे बताइए, एक अभी जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उसमें इतने लोगों को, इतने वीआईपीज़ को, इतना करोड़ों करोड़ों का खर्च करना, इतने दीपक जलाना अयोध्या में, 1-1 लाख, कितने 10-10 लाख दीपक जलाए गए हैं। तो उस पर कितनी फजूल खर्ची हो रही है। वो ही आप पैसा सही ढंग से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपने रक्षा बजट के लिए कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब दूसरी, पैसे का ऐसी जगह बर्बाद कर रहे हैं जहाँ पे वो पैसे का अच्छी तरह से सदुपयोग हो सकता था। पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? पहले सरकारें क्या बेवकूफ़ थी क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज़्यादा बड़े अर्थशास्त्री हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कभी ऐसा फजूल खर्ची करी? अगर सेंटर में आपकी सरकार आ जाती है, यूपीए बन जाती है,
तो ये जो अग्निपथ स्कीम है, इनकी बेहतरी के लिए क्या करेंगे, या इस स्कीम को बंद कर देंगे आप? पहले तो मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। आप पूछ सकते हैं कैसे, कैसे इतना मुझे विश्वास है। 2004 में मैंने खुद देखा है, वाजपेयी की सरकार का दूसरी बार आने का ऐलान हो चुका था, तैयारियां हो चुकी थी कि 2004 में वाजपेयी सरकार वापस आने वाली है। और क्या नरेंद्र मोदी वाजपेयी से बड़े लीडर हो गए? बहुत बड़े वक्ता हैं, मानते हैं, अच्छा, लेकिन वाजपेयी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। आपने कभी वाजपेयी की स्पीच सुनी है? सुनी है? तो उसका मेरा ख्याल 20% भी नहीं है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये स्टेटमेंट अब तब दे रहे हैं जब इंडिया अलायंस को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ बंदे बैक स्टेप हो रहे हैं। नहीं, मैं तो वो तो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ। मैंने इसकी कोई तैयारी तो नहीं करी, आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2004 में वाजपेयी सरकार का ऐसा लग रहा था आ रही है, लेकिन नहीं आई, और यही होने वाला है। हमारा कुछ प्री पोल अलायंस में ज़रूर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में थोड़ा प्री पोल अलायंस का बेनिफिट, थोड़ा पोस्ट पोल अलायंस का बेनिफिट, कुल मिला के 2024 में हमारी सरकार आ जाएगी। और आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे 70 की दशक में, उनका नाम था हैरोल्ड विल्सन। उन्होंने कहा था 1 वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, 1 वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो एक हफ्ते के अंदर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और अभी तो 3 महीने हैं, देखते हैं क्या होता है। आप पंजाब में हैं, तो अगर यहाँ पर बात करें अलायंस को लेकर, जो आपके साथ में आज बैठे थी चंडीगढ़ टीम, वो खुद एतराज़ जता रही है कि हमने अलायंस नहीं करना, क्योंकि ग्राउंड पे काम हम कर रहे हैं, तो अलायंस के बाद उनको पीछे कर दिया जाएगा, या जो भी वो सोचते हैं। पंजाब में भी इस तरीके से नेता विरोध कर रहे हैं। देखिए, मेरी इसमें कोई भी निजी राय हो, मेरी अपनी निजी राय तो रहती है अलायंसेस की, लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये फैसला अलायंस होना है नहीं होना है, प्री पोल होना है पोस्ट पोल होना है, ये फैसला हमारा आला कमान, कांग्रेस हाई कमांड करती है। तो इसलिए इस पे मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। ये थे हमारे साथ कैप्टन परवीन रावत जी। साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर लगातार मोदी सरकार नीतियों को लेकर अगर बात करें, चाहे डिफेंस सेक्टर की हो या भारत की बात हो, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और अगर केंद्र में इनकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो इस स्कीम को लेकर वह बहुत जल्द जिस तरीके से आर्मी का स्ट्रक्चर चल रहा था वैसे ही उस स्ट्रक्चर को चलाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन हरजिंदर सिंह के साथ पंजाब केसरी के लिए वरुण भट्ट।